हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे वोकेबुलरी का वीडियो नंबर 20। तो वीडियो नंबर 20 में हम कौन से शब्द सीखेंगे? हम सीखेंगे ये शब्द: कॉस्मोपॉलिटन, डिस्ट्रॉट, इंटरवीन, कंटेम्पलेट, रॉन्डेवू, सर्ज, इम्पेडिमेंट, डिपार्ट, बायंट, एनेक्डोट। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शब्द हैं सारे के सारे। ये हमारा क्विज होगा बाद में। चलिए, सबसे पहले वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन। देखो, कॉस्मोपॉलिटन व्यक्ति का मतलब क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन व्यक्ति वो होता है जो बहुत ज़्यादा दुनिया घूमा होता है। घूमने का शौक़, लोगों को जानने का शौक़, लोगों के बीच बैठने का शौक़, अलग अलग देशों के विदेशी लोगों के बीच जो रहता है, बहुत सारी कल्चर, अलग अलग संस्कृतियों को जानता है, बहुत सारे अलग अलग भाषाएं उनके बीच में रहता है। इस तरह के व्यक्ति को बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। आप देखेंगे जो व्यक्ति कॉस्मोपॉलिटन होता है उसका व्यक्तित्व अलग ही होता है, अलग ही पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि वो इतनी नॉलेज उसे होती है किसी जगह के बारे में। एक तो होता है किताब से पढ़ना, और एक होता है वहाँ जाना, वहाँ लोगों से बात करना, वहाँ सब कुछ देखना। तो उस सब की वैल्यू ज़्यादा होती है किताबों के मुकाबले। तो कॉस्मोपॉलिटन व्यक्ति पूरी दुनिया को अपना घर मानता है। उसकी एक अंतर्देशीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय उसका नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का। तो उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। जो अलग अलग तरह के, एक ऐसा व्यक्ति, समवन जो अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस लेता है, अलग अलग तरह के अनुभव लेता है दुनिया की अलग अलग जगह से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया की अलग अलग जगह पे जो रहता है, जाता है, लोगों से बात करता है, कॉस्मोपॉलिटन। आज का व्यक्ति, आधुनिक व्यक्ति। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मतलब ग्लोबल, वैश्विक, अंतर्राष्ट्रीय। मल्टीरेशियल, रेस मतलब होती है नस्ल, मल्टीरेशियल मतलब जो बहुत सारी नस्लों के बीच रहा हो, बहुत सारे अलग अलग लोगों के बीच रहा हो। कई बार आप किसी विदेशी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे जो फ़ोटो होती है वो भारत की तरह नहीं होती। अगर आप भारत की किसी यूनिवर्सिटी का फ़ोटो देखेंगे तो उसमें सब लोग एक ही तरह के होते हैं। लेकिन अगर आप किसी विदेशी विश्वविद्यालय को देखेंगे, उसकी फ़ोटो देखेंगे वेबसाइट पे जाके उनकी, तो एक अफ्रीका का व्यक्ति होगा जो थोड़ा सा ऐश्वेत होगा, एक भारत का व्यक्ति होगा, एक वहीं का यूरोप वगैरह का व्यक्ति होगा। तो वो मल्टी रेशियल कॉस्मोपॉलिटन अप्रोच है। मल्टी रेशियल, वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया, ग्लोबल, वैश्विक, यूनिवर्सल जो हर जगह है, जो चीज़ यूनिवर्सल है। यूबिक्विटस, यूबिक्विटस मतलब जो चीज़ हर जगह मौजूद है, जैसे कि कहते हैं हवा, हवा हर जगह है। रेन इज़ यूबिक्विटस। अभी एक बड़ा अच्छा मैं विज्ञापन देख रहा था, उसमें लिखा था मैकडोनल्ड्स इज़ यूबिक्विटस। दुनिया में जहाँ भी जाओगे मैकडोनल्ड तो मिल जाएगा आपको, तो बर्गर तो आप हर जगह खा सकते हो। तो मैकडोनल्ड यूबिक्विटस है, यूनिवर्सल है, हर जगह है। कॉस्मोपॉलिटन, समझ में आया कॉस्मोपॉलिटन व्यक्ति किस तरह का होता है? और इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा होगा देसी, एकदम इंडिजिनस। इंडिजिनस मतलब देसी, नेटिव, वो वहीं का नेटिव है, वो वहाँ से तो बाहर ही नहीं निकला, वो तो वहीं पैदाइशी है, वहाँ का मूल, वहाँ का मूल उसका वहीं का है, निवासी है वहीं का, राइट। तो कहीं की एक विशेष पैदाइश यानी नेटिव। नेटिव कहते हैं ना, नेटिव ऑफ द फॉरेस्ट। मैं तो जंगल से सरोकार रखता हूँ, मैं तो नेटिव ऑफ द फॉरेस्ट हूँ। इंडिजिनस ट्राइब्स यानी हमारी देसी जनजातियाँ। इंडिजिनस, एबोरिजिनल, एबोरिजिनल मतलब एक विशेष जगह का होकर रह जाना। एबोरिजिनल, उसी विशेष जगह से आपका मूल होना। एक कॉस्मोपॉलिटन व्यक्ति कभी ये नहीं कहेगा कि मेरा तो बस यही घर है, बस ना, मेरा तो सारा संसार मेरा घर है। लेकिन एक नेटिव होगा, वो कहेगा भाई मैं तो यहीं का नेटिव हूँ, यहीं जीना, यहीं मरना। ये काठी इसी मिट्टी में जन्मी थी, इसी में मिल जाएगी। काठी मतलब शरीर। तो नेटिव, इंडिजिनस देसी, डोमेस्टिक यानी अंतर्देशीय। जैसे फ्लाइट होती है ना, इंटरनेशनल फ्लाइट और डोमेस्टिक फ्लाइट, यानी अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय। वही वाला फ़र्क है नेटिव में और कॉस्मोपॉलिटन में। एग्जाम्पल देखते हैं।
Because of the writer's cosmopolitan ideology, the circle of his readers has grown immensely in recent years. राइटर मतलब होता है लेखक. लेखक की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, वो कैसी है? कॉस्मोपॉलिटन. पूरी दुनिया से वो सरोकार रखता है, पूरी दुनिया के बारे में जानता है और ऐसा लिखता है कि सबको अच्छा लगे. इसीलिए द सर्कल ऑफ हिज रीडर, उसको जो पढ़ने वाले लोगों का सर्कल है, यानी जो उसके फैंस हैं उस लेखक के, हैव ग्रोन इमेंसली इन रिसेंट ईयर. इमेंस मतलब जिसे नापा ना जा सके, इतना ज़्यादा. तो उसके जो पढ़ने वालों की, उसके जो रीडर्स की सूची है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में, रिसेंट ईयर्स में. क्यों? क्योंकि उसकी विचारधारा कॉस्मोपॉलिटन है. तो जो वो लिखता है वो सबको अपील करता है, सबको आकर्षक लगता है. His interests are cosmopolitan as he likes German car, Indian handicraft, French fragrances, Mexican food and New York's lifestyle. वो व्यक्ति जो है, उसके जो इंटरेस्ट हैं, जिन चीज़ में वो रुचि रखता है, वो कॉस्मोपॉलिटन है. ये कैसे पता चलता है? भाई उसे जर्मनी में बनी हुई गाड़ियाँ पसंद हैं, जर्मन कार्स का शौकीन है. भारत के उसे हस्तशिल्प पसंद है, हैंडीक्राफ्ट पसंद है. फ्रांस के परफ्यूम पसंद करता है. फ्रेगरेंसेज मतलब जो खुशबू दे, फ्रेगरेंस. फ्रेंच फ्रेगरेंसेज मतलब फ्रांस के परफ्यूम. मैक्सिको का खाना पसंद है और न्यूयॉर्क का लाइफस्टाइल पसंद है. तो व्यक्ति कॉस्मोपॉलिटन है एकदम. समझ में आया कॉस्मोपॉलिटन? अगला शब्द है एनेक्डोट. एनेक्डोट क्या होता है? एनेक्डोट मतलब होता है कोई एक रोचक कहानी, लघु कथा या कोई छोटा सा किस्सा. एक शॉर्ट, एम्यूजिंग मतलब प्रसन्नता देने वाली, खुशी देने वाली. एम्यूज, मनोरंजक. अगर आप किसी को एम्यूज़ कर रहे हैं मतलब आप उसका मनोरंजन कर रहे हैं, आप उस चीज़ को रुचिकर बना रहे हैं. वो चीज़ नीरस नहीं है, उसमें तो रस है. राइट? इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है, इंटरेस्ट आता है. इंटरेस्टिंग स्टोरी किसी व्यक्ति की या किसी घटना की. तो कोई भी छोटी सी कहानी उसे एनेक्डोट कहा जाता है, जो किसी व्यक्ति के बारे में हो सकती है और वो किसी घटना के बारे में हो सकती है. याद रखिए, ये असली भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है. फैब्रिकेटेड मतलब बनाई हुई, बनावटी. फैब्रिकेट करना मतलब किसी चीज़ को बनाना, मैन्युफैक्चर करना. फैब्रिकेटेड. कई बार आपने सुना होगा, दो तरह की किताब होती हैं, फिक्शन और नॉन फिक्शन. फिक्शन मतलब जो पूरी तरह से काल्पनिक हो, उसको फिक्शन बोलते हैं. और नॉन फिक्शन किसे बोलते हैं? नॉन फिक्शन जो या तो सत्य हो या सत्य घटनाओं पर आधारित हो, उसे नॉन फिक्शन कहते हैं. फिक्शन किताबें तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, हाँ नॉन फिक्शन में ज़रूर पढ़ता हूँ. अब हैरी पॉटर की किताबें किस तरह की किताबें हैं? फिक्शन के नॉन फिक्शन. क्या असली में कोई हैरी पॉटर है जिसके हाथ में झाड़ू है, जो जिससे जादू होता है? नहीं, वो फिक्शन है. लेकिन बच्चे पसंद करते हैं फिक्शन, तो बच्चे हैरी पॉटर के शौकीन हैं. लेकिन मैं तो नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ, मैं तो हमेशा नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ. तो ये जो एनेक्डोट होती है, ये असली भी हो सकती है, रियल मतलब असली, या फैब्रिकेटेड हो सकती है. इसका सिनोनिम क्या होगा? टेल मतलब होता है छोटी सी कहानी, शॉर्ट टेल. रेमिनिसेंस मतलब किसी चीज़ को याद करना. तो अगर हम किसी व्यक्ति या घटना को याद करके उसके बारे में कुछ कह रहे हैं, मतलब हम कोई उसकी घटना का जिक्र कर रहे हैं, एनेक्डोट. तो रेमिनिसेंस मतलब किसी चीज़ को याद करना. राइट? कथा, कहानी, किस्सा, लघु कथा, किसी चीज़ का विवरण, किसी चीज़ का छोटा सा विवरण. राइट? इंसिडेंट मतलब कोई घटना. ये इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट को मैं कभी नहीं भूलूंगा, इस घटना को नहीं भूलूंगा. इवेंट मतलब भी घटना. एपिसोड मतलब भी घटना. एपिसोड. हैपनिंग मतलब भी घटना, कोई वारदात या घटना. कोई प्रसंग सुना दीजिए उनका. आज उनका अंतकाल हुआ है, आज वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका कोई प्रसंग सुना दीजिए, कोई उनकी घटना बता दीजिए, उनके जीवन से रिलेटेड कोई एनेक्डोट मुझे बता दीजिए, कोई घटना बता दीजिए, कोई कहानी, किस्सा, लघु कथा कुछ बता दीजिए. तो बहुत ही कॉमन यूज़ होता है ये वर्ड एनेक्डोट. राहुल्स फनी एनेक्डोट ऑफ हिज फर्स्ट डे एट वर्क पुट हिज नर्वस ब्रदर एट ईज बिफोर हिज इंटरव्यू. राहुल कोई होगा लड़का. राहुल का जो अपने काम पे, अपने ऑफिस में, एट वर्क मतलब अपने ऑफिस में जो पहला दिन था, वो बहुत ही फनी था, मनोरंजक था, जिसको सुन के हंसी आए. तो ये कहानी मैंने उसके भाई को सुनाई कि भाई आपके भाई का पहला दिन ऑफिस में कैसा गया. तो उसको सुन के वो, उसकी जो नर्वसनेस थी, नर्वस होना मतलब एंग्शियस होना, थोड़ा सा तनाव में होना,
कहते हैं ना बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, मेरे पेट में तितलियाँ मतलब मैं थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरव्यू है, मेरा साक्षात्कार है। तो उसके इंटरव्यू से पहले मैंने वो उसके भाई की कहानी सुनाई कि उसका ऑफिस में पहला दिन कैसा बीता, तो उससे वो एट ईज़ हो गया, यानी कि वो शांत हो गया, उसका तनाव चला गया, उसकी एंजाइटी चली गई, उसकी नर्वसनेस चली गई, उसके मन में जो भी नर्वसनेस थी वो चली गई। द प्रिंसिपल ड्यूरिंग हिज स्पीच डिलाइटेड द स्टूडेंट्स विद अ पर्सनल एनेक्डोट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे या स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने बच्चों को डिलाइट कर दिया, मतलब प्रसन्न कर दिया, खुश कर दिया, बच्चों को एकदम डिलाइट कर दिया। आई एम डिलाइटेड, क्या सुना के? विद अ पर्सनल एनेक्डोट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, एक व्यक्तिगत उन्होंने अपने जीवन की घटना बताई, अपने बचपन की। तो बच्चे जो हैं वो एकदम प्रफुल्लित हो गए, डिलाइटेड हो गए, एकदम खुश हो गए। तो ये था एनेक्डोट। अगला शब्द है डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉट मतलब होता है परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान, डिस्ट्रॉट, एग्जैस्परेटेड, व्याकुल, राइट, व्याकुल, घबराया हुआ व्यक्ति, डिस्ट्रॉट। वरिड मतलब अगेन तनावग्रस्त। अपसेट मतलब बहुत ज़्यादा दुखी। डिस्ट्रेस मतलब बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त। डेवस्टेटेड, एकदम टूट चुका हुआ, आई एम डेवस्टेटेड, मैं एकदम टूट गया हूँ, इतना दुखी हूँ। शैटर्ड, बियॉन्ड इमेजिनेशन। शैटर्ड मतलब एकदम टूट जाना, एकदम गैर आशावादी हो जाना। शैटर्ड कहते हैं ना, आई एम इमोशनली शैटर्ड। आप मेरे शरीर पे मत जाइए, मैं शरीर से तो बहुत हिष्ट पुष्ट हूँ। कोई देख के कह दे कि मेरे अंदर क्या ज्वालामुखी एक है जो बाहर आने को बेताब है, पर अंदर से वही ज्वालामुखी कब फट जाए। क्यों? क्योंकि मैं शैटर्ड हूँ, टूट चुका हूँ। बाहर से तो मैं सबको हंसता हुआ दिखता हूँ, बाहर से मेरा शरीर एकदम हिष्ट पुष्ट है, कोई देखे तो कहे भाई बॉडी इसके जैसी चाहिए, पर इन्हें मैं क्या बताऊँ, बॉडी तो मेरे जैसी बना लो पर मस्तिष्क मेरे जैसा मत लेना। मैं शैटर्ड हूँ, मैं टूट चुका हूँ। शैटर्ड, एकदम तनाव में, बहुत ज़्यादा विचलित, बहुत ज़्यादा अस्थिर हूँ। अस्थिर, शांति चली गई है, स्थिरता चली गई है, अमन चला गया है, राइट। बहुत ज़्यादा मैं बेचैन, व्यग्र, व्याकुल, उद्विग्न में हूँ। एंग्शियस, वही एंग्शियस आ गया फिर से, चिंतित, चिंताजनक, चिंतित। ट्रबल में हूँ मतलब मुसीबत में हूँ। और इसका उल्टा क्या होगा? काम, शांत, एकदम क्या दिक्कत है, 2 रोटी ही तो चाहिए जीने को, मिल रही हैं, काम हूँ, शांत हूँ, कोई बहुत ज़्यादा मेरे लक्ष्य नहीं है जीवन में, शांत हूँ, पीसफुल हूँ, एकदम शांति में हूँ, मज़े में हूँ, एकदम बढ़िया खाता हूँ, बढ़िया पहनने को मिल जाता है, बढ़िया घर है, ठीक है। अनडिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब नहीं हूँ मैं, मेरा मन एकदम स्थिर है, एकदम स्थिर, व्याकुल नहीं हूँ मैं, शांति प्रिय हूँ मैं, अमन पसंद हूँ मैं, एकदम शांत हूँ, कंपोज्ड हूँ। काम एंड कंपोज मतलब एक ही होता है, और जनरली काम और कंपोज को एक साथ लिखते हैं। जैसे कि वो व्यक्ति कैसा है? बहुत ही काम एंड कंपोज्ड। अनपर्टर्ब्ड मतलब अनडिस्टर्ब्ड, एकदम, जिसको डिस्टर्ब ना किया जा सके आसानी से, जो आसानी से विचलित ना हो, जो अचल हो एकदम, जो आसानी से विचलित ना हो, जो स्थिर हो एकदम, राइट। तो आपको भी कभी भी डिस्ट्रॉट नहीं रहना चाहिए, डिस्ट्रॉट होने का कोई कारण नहीं है। एग्जाम्पल, अब यहाँ पे ये फोटो देखिए, इसमें एक तो डिस्ट्रॉट है यानी एकदम दुखी, ठीक है, दुखी, ऐसे बनाते थे ना दुखी को हम स्माइली। और ये एक्सटैटिक मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित। तो ये वर्ड भी बहुत अच्छा वर्ड है, एक्सटैटिक। आई एम एक्सटैटिक, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है, पैर जमीन पर नहीं टिक रहे, इतना खुश हूँ। एक्सटैटिक। एग्जाम्पल, द मिसिंग चाइल्ड्स डिस्ट्रॉट पेरेंट्स मेड एन इमोशनल अपील ऑन टीवी। एक बच्चा कोई खो गया था, मिसिंग चाइल्ड मतलब लापता बच्चा, तो लापता बच्चे के जो अभिभावक थे, पेरेंट्स थे, वो कैसे थे? डिस्ट्रॉट, दुखी थे, ऑब्वियसली दुखी होंगे। तो मिसिंग चाइल्ड के डिस्ट्रॉट पेरेंट, व्याकुल जो अभिभावक थे, उन्होंने इमोशनल अपील करी टीवी पे, यानी लोगों से कुछ कहा, काफ़ी इमोशनल आके कुछ उन्होंने प्रार्थना करी। अपील करना मतलब लोगों से प्रार्थना करना। दे वर ऑल डिस्ट्रॉट ओवर द लॉस ऑफ देयर होम्स इन द फ्लड। फ्लड मतलब होता है बाढ़ आ जाना, तो बाढ़ में उनका जो घर है वो लॉस हो गया था। लॉस ऑफ द होम मतलब घर बह गया था या घर टूट गया था। इस वजह से वो सारे के सारे लोग, दे वर ऑल डिस्ट्रॉट, वो डिस्ट्रॉट थे, बहुत ज़्यादा व्याकुल थे, दुखी थे। अगला शब्द है इंटरवीन करना। 2 लोगों की लड़ाई अगर हो जाती है, मान लो एक पर्सन ए और एक पर्सन बी, क्या आपको बीच में इंटरवीन करना चाहिए? क्या आपको बीच में मेडल करना चाहिए? बिल्कुल, लड़ाई छुड़ानी चाहिए।
लेकिन कई लोग नहीं भी करेंगे। बेसिकली इंटरवीन मतलब होता है हस्तक्षेप करना या दखल देना, उसको बोलते हैं इंटरवीन करना, बीच में घुस जाना, राइट, बीच में घुस जाना, कई बार बिना बुलाए घुस जाना बीच में, बलपूर्वक घुस जाना बीच में, राइट, बिना अधिकार के बीच में प्रवेश कर जाना। आपका क्या मतलब, आप क्यों बीच में आ रहे हैं, क्यों मेडल कर रहे हैं, वाई आर यू मेडलिंग इन माई अफेयर्स, वाई आर यू मेडलिंग, MEDDLING, मेडलिंग इन माई अफेयर, आप मेरे जो अफेयर्स हैं, मतलब अफेयर्स मतलब यहाँ पे वो लव अफेयर की बात नहीं हो रही, मेरे मामलों में, मेरे अफेयर्स में आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। मेडल करना मतलब वही बीच में घुस जाना, इंटरवीन करना, हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना, जबरदस्ती बीच में अपनी चोंच मारना। मेडिएट करना अलग होता है थोड़ा सा। मीडिएट करना मतलब होता है मध्यस्थता करना, मतलब बीच में सुलह करवाना, बीच में आकर सुलह करवाना। एक वर्ड होता है महाराष्ट्र में बोलते हैं मांडवाली कराना मांडवाली, सुना आपने ये वर्ड कोई? आप ये पुरानी जो ये फिल्में होती थी, ये सन्नी देओल वगैरह टाइप की फिल्में जो होती थी, उनमें बोलते थे भाई ये जो डॉन है शहर का, जो माई बाप है, उससे आप मांडवाली करा दीजिए। इंट्रूड मतलब इंट्रूडर कौन होता है? जो इंट्रूड कर जाए, बिना अधिकार के प्रवेश कर जाए घर में, इंट्रूडर, या बीच में आ जाए, अनुचित रूप से जो घुस जाए उसे इंट्रूडर बोलते हैं। तो कभी भी इंट्रूड नहीं करना चाहिए। अगर मेरे घर में कोई व्यक्ति घुस आता है और उसे परमिशन नहीं है तो जेल में जाएगा, क्योंकि वो इंट्रूडर है। अब हमारी सेना किसी दूसरे के देश में चली जाए अगर, तो क्या बड़ी यूज़ करती है न्यूज़ मीडिया? इंट्रूजन। या चीन के लोग भारत में घुस आए तो वो क्या है? इंट्रूजन है। उनको अधिकार नहीं था घुसने का, बट घुस आए, इंट्रूजन हो गया। तो इंट्रूड कर रहे हैं, तो जो इंट्रूड कर रहे हैं यानी वो इंट्रूजन कर रहे हैं। इंट्रूड वर्ब है, इंट्रूजन नाउन है, और इंट्रूडर वो व्यक्ति है जो कर रहा है, कर्ता, इंट्रूडर। तो इंटरफेयर करना, मेडिएट करना, इंट्रूड करना, या मेडल करना मतलब वही बीच में आ जाना, राइट। तो इनके क्या मतलब होते हैं? कई लोग दरवाज़ा तोड़ के घुस जाते हैं तो वो भी इंट्रूडर है। कुछ तोड़ के घुस जाना, बीच में घुस जाना, हस्तक्षेप करना, बलपूर्वक मतलब घुस जाना, बिना अधिकार के प्रवेश कर जाना, कहीं अनुचित रूप से कहीं पे घुस जाना, ये सब। तो इसका उल्टा क्या हो गया? अवॉइड मतलब कन्नी काट लेना, अपना किनारा कर लेना, बीच में हस्तक्षेप नहीं करना। मेरा क्या, मैनू की, मेरा क्या। अवॉइड करो चीज़ों को, परहेज रखो, उनसे दूर रहो। तो चीज़ों से दूर रहना। एश्च्यू मतलब किसी चीज़ का त्याग करना, एश्च्यू करना, छोड़ देना किसी चीज़ को। ये बहुत अच्छा वर्ड और बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम है। एश्च्यू, किसी चीज़ को छोड़ देना, उसका त्याग करना, परित्याग करना, दूर रहना, परहेज करना। एब्सटेन करना भी अपने आप पे संयम रखना, उस चीज़ को छोड़ देना, एब्सटेन करना। एब्सटीमियस, टी टॉटलर, एब्सटीमियस जो एब्सटेन करे, एब्सटीनेंट एक ही बात है। एग्जाम्पल, बोथ द कंपनीज हैव रिजॉल्व देयर इश्यूज ऑन देयर ओन, सो देयर इज़ नो नीड फॉर द कोर्ट टू इंटरवीन। वो जो दोनों कंपनी हैं, बोथ द कंपनी मतलब दोनों कंपनी जो हैं, उन्होंने अपने जो इश्यूज़ हैं, यानी इश्यूज़ मतलब जो भी दोनों के बीच में जो एक विचारों की जो मैचिंग नहीं हो पा रही है, दोनों के बीच में जो इश्यूज़ हैं वो उन्होंने रिजॉल्व कर लिए हैं। इश्यूज़ रिजॉल्व करना मतलब संधि कर लेना, आपके बीच जो भी गैर मत हैं उनको रिजॉल्व कर लेना, जो भी आपके बीच लड़ाई है उसको सुलझा लेना। तो जो भी उनके इश्यूज़ हैं उन्होंने खुद ही सुलझा लिए हैं। सो देयर इज़ नो नीड फॉर द कोर्ट टू इंटरवीन। इसलिए अदालत को बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा, कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। कहते हैं ना आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। आउट ऑफ कोर्ट मतलब आप कोर्ट क्यों जा रहे हैं? आप कोर्ट के, अदालत के भारी मामला रफा कर लीजिए, ले दे के जो भी। देयर इज़ एन इंक्रीज डिमांड फ्रॉम द UN टू इंटरवीन इन द ट्रबल्ड स्पॉट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। आजकल जो संयुक्त राष्ट्र है, जो यूनाइटेड नेशंस है, उसकी एक डिमांड आ रही है बहुत ज़्यादा कि अगर दुनिया में कहीं पे भी ट्रबल्ड स्पॉट है, ट्रबल्ड स्पॉट मतलब जो खतरे में है या जहाँ पे परेशानी है, जो मुसीबतों में है, बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में है, एडवर्सिटी में है, आप वहाँ पे हस्तक्षेप करिए। यानी यूनाइटेड नेशंस को वहाँ पे हस्तक्षेप करना होगा। अगला शब्द है कंटेम्पलेट करना, मतलब सोचना, बैठ के आराम से विचार करना, चिंतन करना, मंथन करना। कहते हैं ना आत्म मंथन करो, कॉन्टेम्पलेट करो, चिंतन करो बैठ के। आर यू इन अ पेंसिव मूड? पेंसिव मूड में होना मतलब विचार करना,
जुगाली, जुगाली का मतलब यहाँ पे वो नहीं है जो पशु करते हैं जुगाली। रूमिनेट, रूमिनेट करना मतलब जुगाली करना, लेकिन यहाँ पे रूमिनेट मतलब है सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना, चिंतन करना। च्यू ओवर, च्यू ओवर मतलब उसी चीज़ को चबाते रहना, चबाते रहना मतलब उसी चीज़ को सोचते रहना। च्यू करना मतलब चबाना होता है वैसे, तभी तो उसे च्यूइंग गम कहते हैं, जैसे आप बार बार चबाते रहते हैं। कंसिडर करना मतलब मानना, उस चीज़ पे विचार करना। मल ओवर, मल ओवर मतलब आई एम मलिंग ओवर दिस थिंग, मतलब मैं इस चीज़ के बारे में विचार कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कंटेम्पलेट कर रहा हूँ, मैं चिंतन कर रहा हूँ, मैं मनन कर रहा हूँ। चिंतन करना, मनन करना, मंथन करना एक ही बात है। मेडिटेट करना, मेडिटेट करना मतलब मैं ध्यान लगा रहा हूँ, आराम से उस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ। पॉन्डर अपॉन, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर पॉन्डर अपॉन करते हैं मतलब आप उस चीज़ के ऊपर विचार कर रहे हैं। और रूमिनेट करना भाई विचार करना, राइट। अपना इरादा जो है वो मतलब इरादा करना, उसके बारे में सोचना, ध्यान से देखना, चीज़ों को परखना, अवलोकन करना चीज़ों का, ध्यान से देखना चीज़ों को, मंथन करना, राइट। और इसका उल्टा क्या होगा? इग्नोर कर देना। इग्नोर कर देना आप जानते ही हैं, उसको छोड़ देना, अपना ध्यान हटा लेना उस चीज़ से। ओवरलुक, ओवरलुक मतलब भी होता है कोई चीज़ आपसे छूट जाती है, असावधानी आपसे हो जाती है। किसी ने मान लो आपको एक पेज दिया और कहा इस पेज पे कितनी गलतियां हैं, आपने निकाली 3, बाद में वो व्यक्ति कहेगा इसमें तो 6 गलतियां हैं, तो आप कहेंगे माफ़ी चाहूँगा, आई एम सॉरी, मैंने बाकी 3 गलतियां ओवरलुक कर दी। ओवरलुक कर दी मतलब मेरे से रह गई, छूट गई, मेरी असावधानी के लिए मुझे क्षमा करें, मैं इनको ध्यान में नहीं ला पाया, उसके लिए मुझे क्षमा करें, मैंने बस ऊपर ऊपर से देख लिया, गहन नहीं गया, गहराई में नहीं गया, मुझे क्षमा करें। डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड मतलब भी होता है उस चीज़ पर ध्यान न देना, राइट। डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड का एक मतलब और भी होता है कि उस चीज़ को सम्मान ना देना, मतलब वही उस चीज़ पे ध्यान ना देना। अब कोई महान व्यक्ति आपके घर आए, आप उसे पानी भी ना पिलाएं, तो आप उसका डिसरिगार्ड कर रहे हैं, डिसऑनर कर रहे हैं, आप उसे बेइज्जती कर रहे हैं आप, राइट। सम्मान नहीं दे रहे उसे, जिसके वो योग्य है वो सम्मान उसे नहीं दे रहे हैं आप। When he came to know about his winning the lottery, he immediately began to contemplate all of his future purchases. होता ही है। When he came to know मतलब जब उसे पता चला, किस बात का? About his winning the lottery, कि उसने लॉटरी जीत ली है। He immediately, उसने तुरंत, immediately मतलब तुरंत, उसने क्या शुरू कर दिया? Began मतलब शुरू कर दिया, क्या? To contemplate, विचार करना, किस बारे में? All of his future purchases, कि वो भविष्य में परचेज क्या क्या करेगा, भविष्य में क्या क्या खरीदेगा। लॉटरी लग गई, अब तो खरीदेगा ही, पर क्या खरीदेगा वो सब उसने कंटेम्पलेट करना शुरू कर दिया, उस बात पे चिंतन करना शुरू कर दिया, गहराई से सोचना शुरू कर दिया। द कंपनी इज कॉन्टेम्पलेटिंग टू मूव इट्स हेड ऑफिस फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। कंपनी जो है इस बारे में विचार कर रही है, कंटेम्पलेट कर रही है कि अपना जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो दिल्ली से चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट है रोंडेवू। ये वैसे फ्रेंच भाषा का शब्द है जो इंग्लिश में ले लिया गया है। रोंडेवू मतलब होता है या तो आप किसी से मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, मुलाकात, या वो जगह जहाँ पे मुलाकात हो रही है, दोनों को रोंडेवू बोलते हैं। तो एक कोई भी मीटिंग जो एक विशेष समय पे और विशेष जगह पे होती है उसे रोंडेवू कहा जाता है। इसको लिखते हैं रेंडेज़वस पर बोलते हैं रोंडेवू। एक शो आता था टीवी पे बहुत पहले, रोंडेवू विद सिमी गरेवाल। एक एक्ट्रेस हैं सिमी गरेवाल, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया है, अमिताभ बच्चन वगैरह के साथ भी उनकी कई फिल्में आई हैं। तो उस शो का नाम था रोंडेवू विद सिमी गरेवाल, क्योंकि सिमी गरेवाल उसमें इंटरव्यू लेती थी लोगों का सामने बिठा के, तो वही मीटिंग करती थी उनसे एक सही टाइम पे और सही प्लेस पर, किसी खास जगह पे और ख़ास समय पे। तो इसका सिनोनिम हो गया हैंग आउट। आजकल तो हैंग आउट लोग उस पर करते हैं, गूगल हैंग आउट। हैंग आउट भी वही है, मीटिंग करना, गेट टुगेदर करना, सब मिलके बात करना। ट्रस्ट कहते हैं ना, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, इट वॉज माई ट्रस्ट विद डेस्टिनी। किसी ने पूछा भैया आपका एक्सीडेंट कैसे हो गया? अजी क्या बताएं, बस लिखा था भाग्य में, इट वॉज माई ट्रस्ट विद डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब जो लिखा हो भाग्य में, तो मैं अपने भाग्य में जो लिखा था बस उससे मिलन हो गया मेरा। ट्रस्ट मतलब मिलन या मीटिंग, तो ये वर्ड बहुत यूज होता है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ट्रस्ट विद डेस्टिनी मतलब जो भाग्य में लिखा था वो हो गया, इट वॉज माई ट्रस्ट विद डेस्टिनी। अरे आप बताइए अमिताभ बच्चन से कैसे मिले? कैसे क्या मिले, बस इट वॉज माई ट्रस्ट विद डेस्टिनी, लिखा था भाग्य में, मिल लिए। इसका उल्टा क्या होगा? डिस्पर्स, स्प्लिट या डिसोसिएट। अब देखिए, लोग या तो एक दूसरे के पास आएंगे मीटिंग करने, मिलने, रोंडेवू करने, या डिस्पर्स मतलब फैल जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। स्प्लिट मतलब बट जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे मतलब बट जाएंगे। डिसोसिएट हो जाएंगे मतलब एक दूसरे से विच्छेद हो जाना, अलग अलग हो जाना।
तो ये हो गया इसका उल्टा। डिस्पर्स, कहते हैं ना डिस्पर्स द क्राउड, भाई भीड़ इकट्ठी हो रही है यानी कि लोग गैदर हो रहे हैं। जब लोग गैदर होते हैं तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और जब भीड़ हो जाती है तो उसे क्राउड बोलते हैं। फिर क्राउड को आप बिखेर दो यानी डिस्पर्स कर दो, इतनी क्राउड अच्छी नहीं है, डिस्पर्स करो तुरंत। तो पुलिस वालों को निर्देश दिए जाते हैं, डिस्पर्स द क्राउड इमीडिएटली, तुरंत क्राउड को डिस्पर्स करो। एग्जाम्पल, दिस रेस्टोरेंट सर्व्स एज अ पॉपुलर रेंडेवू फॉर द लोकल आर्टिस्ट। ये जो रेस्तरां है, जो होटल है, रेस्टोरेंट है जो, राइट, रेस्टोरेंट में और होटल में क्या फ़र्क होता है? दोनों ही जगह लोग खाना खाते हैं। होटल में रहने के कमरे भी होते हैं, ये फ़र्क होता है। होटल में आप रुक भी सकते हैं रात को। रेस्टोरेंट जो होता है वो सिर्फ खाने के लिए होता है, बस खाना वहाँ पे जाइए, खाना खाइए, वापस आ जाइए। लेकिन होटल जो होता है वहाँ पे आप खाना तो खा ही सकते हैं, लेकिन वहाँ पे रात को रुक भी सकते हैं, आप वहाँ पे रात को आश्रय ले सकते हैं। ये फ़र्क होता है रेस्टोरेंट में और होटल में। तो ये जो रेस्तरां है ये बहुत ही पॉपुलर रॉन्डेवू है, यानी मीटिंग पॉइंट है किसका? लोकल आर्टिस्ट, यानी जो स्थानीय कलाकार हैं वो यहाँ पे अक्सर मिलते हैं। ये रेस्टोरेंट बहुत पॉपुलर है, यहाँ पे अक्सर बड़े बड़े लोग आते हैं, स्थानीय कलाकार आते हैं। द पुलिस अरेंज टू रॉन्डेवू विद देयर इन्फॉर्मेंट एट द ओल्ड वेयर हाउस। इन्फॉर्मेंट होता है मुखबिर। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पुलिस जिन्हें पैसा देती है इस नाम का कि वो उन्हें खबर दें, सूचना दें, उन्हें मुखबिर कहा जाता है। ये लोग अपनी जान पे खेल के पुलिस को सूचना देते हैं, और इन्हीं के बिना पर पुलिस जो है कई बार अपराधियों को पकड़ भी लेती है। तो पुलिस ने इन्फॉर्मेंट के साथ जो इन्फॉर्मेशन देता है, गुप्त जानकारी देता है, जिसे मुखबिर बोलते हैं, तो पुलिस जो है उसने इन्फॉर्मेंट के साथ मीटिंग रखी है। रॉन्डेवू कहाँ पे रखा है? अरेंज करी है। मीटिंग कहाँ पे अरेंज करी है? ओल्ड वेयर हाउस, एक पुराने टूटे फूटे वेयर हाउस में, क्योंकि पुलिस मुखबिर से ऐसी जगह ही मिलती है जहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लोग कम होने चाहिए। अगला शब्द है सर्ज। सर्ज मैंने आपको बताया था एक वर्ड, सोर। मेरी कंपनी के प्रॉफिट सोर कर गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सोर, आगे निकल जाना, बहुत शानदार प्रदर्शन करना। तो सर्ज मतलब भी वही होता है, एक अचानक यानी सडन, और एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब भी अचानक, सडन मतलब भी अचानक, असंकेत, बिना संकेत दिए किसी चीज़ में वृद्धि हो जाना बहुत ज़्यादा, या जो प्रदर्शन है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? जंप। जंप मतलब वही, जंप ले लिया कंपनी ने। पहले कंपनी 5 करोड़ कमाती थी साल का, अब 20 करोड़ कमा रही है। कितना बड़ा जंप है, कितना बड़ा उछाल। तो जंप मतलब यहाँ पे है उछाल, यहाँ पे छलांग लगाना। लेकिन छलांग किस सेंस में यूज़ हो रहा है? प्रदर्शन के सेंस में। एक्सेलरेट, एक्सेलरेटर पे बटन दबाते हैं तो क्या होता है? गाड़ी की स्पीड बढ़ती है ना। उसी तरह से कंपनी की जो ग्रोथ है वो एक्सेलरेट हो रही है। बूम, बूम भी मतलब वही है, एकदम से ऊपर की तरफ जाना, तेज़ी से। बर्जियन मतलब फलना फूलना। हाइटन, हाइटन मतलब दोनों कंट्रीज़ के बीच में टेंशंस जो हैं वो हाइटन हो गई, कम हो गई, ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हाइटन, एकदम हाइट पे पहुंच गई। हाइटन हो जाना, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच गई। हाइटन, हाइट मतलब क्या होता है? ऊंचाई। तो हाइटन क्या होगा? एकदम से बढ़ जाना। इन्फ्लेट मतलब फूल जाना, जैसे गुब्बारा फुलाते हैं, गुब्बारे को इन्फ्लेट करते हैं। गुब्बारा छोटा सा था, बड़ा हो गया, और बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा, इन्फ्लेट हो रहा है। इन्फ्लेशन कहाँ से आया? कितनी महंगाई है, इन्फ्लेशन है, तो वो बढ़ रही है। इन्फ्लेशन तभी तो होती है जब बढ़ती है महंगाई। इन्फ्लेट से बना इन्फ्लेशन। और इसका उल्टा क्या होगा? रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन मतलब कोई चीज़ बढ़ेगी नहीं, बल्कि उसमें लगाम लग जाएगी। हमारी कंपनी के प्रॉफिट में तो जी लगाम लग गई है, रिस्ट्रेन हो गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ जाना। डिमिनिश, कम हो जाना। ड्विंडल, कम हो जाना। रिसीड मतलब पीछे चले जाना। तो ये सारे इसके उल्टे शब्द हो गए। ड्विंडल मतलब किसी चीज़ में घटाई, घटना किसी चीज़ का। सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट करना। सूखना, किसी चीज़ का कम होना, किसी चीज़ का दुर्बल होना, किसी चीज़ का क्षीण होना। क्षीण मतलब कमज़ोर होना किसी चीज़ का। मेरी कंपनी के प्रॉफिट कमज़ोर हो रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं। महत्व खो, जब कोई अपनी चीज़ खो देती है तो ड्विंडल हो जाती है, राइट। किसी चीज़ का नियंत्रण में आ जाना, कि वो चीज़ पहले बहुत बढ़ रही थी लेकिन अब तो नियंत्रित हो गई है, कम हो गई है। किसी चीज़ के रास्ते में रुकावट आ जाना, राइट। इम्पेडिमेंट आ गए हैं। इम्पेडिमेंट मतलब रुकावट, बाधाएं। एग्जाम्पल देखिए, द वाटर सर्ज्ड ओवर द बैंक्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लडिंग द सराउंडिंग एरियाज। जो पानी है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है उसके किनारों से ऊपर सर्ज हो गया। सर्ज हो गया मतलब भाई नदी जो है वो कंट्रोल में रहती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका किनारा, नदी के किनारे को बैंक ऑफ द रिवर बोलते हैं। तो बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र नदी यानी जो पानी है वो किनारों से भी सर्ज कर गया, मतलब ऊपर चला गया, बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर चला गया। इसकी वजह से क्या हुआ? फ्लडिंग द सराउंडिंग एरिया,
बाढ़ आ गई किसमें? आसपास के। आसपास के मतलब सराउंडिंग एरिया। एरिया मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल, एरियाज, आसपास के इलाके। तो आसपास के इलाकों में पानी घुस गया। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो सर्ज कर गया ब्रह्मपुत्र नदी के किनारों से भी ऊपर। फ्रॉम द आइकॉनिक केसर ए हिंद टू द रिसेंटली रिडिस्कवर्ड स्मॉल वुड ब्राउन बटरफ्लाई, सिक्किम सीज अ सर्ज इन द बटरफ्लाई बायोडाइवर्सिटी। ये हिंदू से लिया गया सेंटेंस है, अखबार से लिया गया सेंटेंस है। इसमें लिखा है सिक्किम में पहले एक बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मतलब होता है तितली, तो सिक्किम में पहले एक बटरफ्लाई खोजी गई थी जिसका नाम था केसर ए हिंद। आइकॉनिक मतलब बहुत ही ज़्यादा महान तितली, बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक तितली खोजी गई थी जिसका नाम रख दिया था केसर ए हिंद तितली। और अभी अभी खोजी गई है रिसेंटली रीडिस्कवर्ड वुड ब्राउन बटरफ्लाई। तो सिक्किम में जो बटरफ्लाई बायोडाइवर्सिटी है यानी तितलियों की जो विविधता है, जैविक विविधता, वो बढ़ रही है, उसमें सर्ज देखा जा रहा है, उसमें इंक्रीज देखा जा रहा है, राइट उसमें इंक्रीज देखा जा रहा है। इट सीज अ सर्ज, सर्ज होना मतलब उसमें उसका बढ़ना। यानी सिक्किम में अगर पहले 10 तरह की तितलियां देखी जाती थी तो आज के टाइम में 100 तरह की तितलियां देखी जा रही हैं। नई नई तितलियों की प्रजातियां खोजी जा रही हैं। देयर इज अ सर्ज इन द स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई सीन इन और डिस्कवर्ड इन सिक्किम। अगला है बाधा यानी इम्पेडिमेंट। अब यहाँ पे देखिए ये सड़क के बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर है और पीछे गाड़ी फंस गई है। बाधा या अवरोध। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब भी होता है बाधा। कहते हैं ना अदर पीपल थिंक दैट ही इज माई फ्रेंड बट आई कैन टेल यू दैट ही इज नथिंग बट अ हिंड्रेंस इन माई ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग माई एम। लोगों की नज़रों में तो वो मेरा दोस्त है, इन द आईज ऑफ द पीपल ही इज माई फ्रेंड बट आई कैन टेल यू, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ दैट ही इज नथिंग बट अ हिंड्रेंस, लेकिन वो कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे रास्ते में बाधा है। हर बार वो मेरे रास्ते में बाधाएं पैदा करता है, ऑब्स्टेकल डालता है, रुकावटें पैदा करता है। ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट। ऑब्स्टेकल मतलब वो चीज़ जो ऑब्स्ट्रक्शन बनती है वो है ऑब्स्टेकल, यानी वही बाधा, वही सेम चीज़ है बाधा। हर्डल, हर्डल मतलब भी होता है बाधा, मेरे रास्ते में बाधा, रुकावट। हर्डल मतलब रुकावट। बैरियर, बैरियर मतलब कहीं पे बैरियर लगा देते हैं तो क्या होता है, वहीं पे सब रुक जाते हैं, बैरियर। स्टम्बलिंग ब्लॉक, स्टम्बलिंग ब्लॉक भी वही होता है। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं, आपके रास्ते में पत्थर आ गया तो आप गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? तो स्टम्बल होना मतलब गिर जाना, लड़खड़ा जाना, अपना संतुलन खो देना। स्टम्बलिंग ब्लॉक, ब्लॉक मतलब पत्थर, रोड़ा, रास्ते का रोड़ा, रास्ते का पत्थर। एक कहावत है अपने रास्ते के पत्थरों को अपने मील के पत्थर बनाओ। इसको इंग्लिश में बताता हूँ, आपको मज़ा आएगा सुन के। कन्वर्ट यूअर स्टम्बलिंग ब्लॉक, SB लिख रहा हूँ, स्टम्बलिंग ब्लॉक इनटू माइलस्टोन्स, राइट। अपने स्टम्बलिंग ब्लॉक यानी रास्ते के पत्थरों को जिन पे आप लड़खड़ा जाते हो, उन पत्थरों को अपने मील के पत्थर बना दो, माइलस्टोन बना दो। बड़ी अच्छी कहावत है, याद रखना। बम्प इन द रोड, बम्प इन द रोड मतलब बम्प क्या होता है रोड में? ब्रेकर आ गया बीच में तो वो बाधा ही तो है, रुकना पड़ेगा, गाड़ी स्पीड कम करनी पड़ेगी आपको, बम्प इन द रोड है। या रोड टूटा हुआ है तो वो भी बम्प इन द रोड है, वहाँ भी आपको रुकना पड़ेगा, बम्प इन द रोड। कहीं रोड टूटा फूटा है तो गाड़ी उछलेगी कि नहीं उछलेगी, तो वो बम्प इन द रोड है। ये वैसे मुहावरा होता है बम्प इन द रोड। पिछले साल आप एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं कर पाए? देयर वर मैनी बम्प्स इन द रोड, यानी कि मेरे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आई। कभी तबीयत ख़राब हो गई, कभी घर में तबीयत ख़राब हो गई, कभी चोट लग गई, कभी मानसिक अवसाद, कभी कुछ। मैं अपना ध्यान एकत्रित नहीं कर पाया, अपना ध्यान एक जगह लगा नहीं पाया, गलती मेरी है। तो बम्प इन द रोड। और इसका उल्टा क्या होगा? अब या तो आपके रास्ते में बाधाएं आएंगी या कोई बाधा पैदा करेगा या कैटालिस्ट का काम करेगा। कैटालिस्ट क्या होता है? जिस चीज़ के होने से अभिक्रिया यानी रिएक्शन तेज हो जाता है उसको कैटालिस्ट बोलते हैं कि विज्ञान में कैटालिस्ट डालते हैं ना। कई रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें सूरज की रोशनी कैटालिस्ट का काम करती है, यानी सूरज की रोशनी ना हो तो वो रिएक्शन कम हो जाएगी। तो मोटिवेशन एक कैटालिस्ट का काम करती है। मोटिवेशन आपको लक्ष्य की तरफ धकेलती है, बाधा नहीं बनती। असिस्टेंस, असिस्टेंस मतलब होता है सहायता, मदद। बूस्ट, बूस्ट मतलब किसी को प्रेरित करना, किसी को उसके लक्ष्य के प्रति प्रेरित करना, उसको बूस्ट करना, उसमें जान डाल देना। कहते हैं ना बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। एक ड्रिंक है उसका नाम बूस्ट रखा हुआ है। हॉर्लिक्स की जैसी एक ड्रिंक आती है, एक पेय पदार्थ आता है जिसको बूस्ट बोलते हैं। बूस्ट क्यों रखा है नाम? क्योंकि वो आप में ऊर्जा डाल देगी, शक्तिवर्धक, ऊर्जावर्धक। एड, एड मतलब क्या होता है? मदद। जैसे फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना,
फर्स्ट एड बॉक्स, अगर चोट लग जाए तो फर्स्ट एड बॉक्स। एड मतलब मदद। यूनाइटेड नेशंस ने $100 मिलियन का एड दिया इंडिया को, यानी कि 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भारत को मदद दी है, एड। इन एवरी अदर बॉलीवुड मूवी देयर इज ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ इम्पेडिमेंट दैट टेम्परेरीली स्टॉप्स द गाय फ्रॉम गेटिंग हिज ड्रीम गर्ल। आप किसी भी बॉलीवुड मूवी में देख लो, एवरी अदर बॉलीवुड मूवी मतलब हर दूसरी, एवरी मतलब होता है हर सब में, और एवरी अदर मतलब हर दूसरी। तो एवरी अदर बॉलीवुड मूवी यानी हर बॉलीवुड मूवी में, हर लगभग दूसरी तीसरी मूवी में आपको यही मिलेगा, देयर इज ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ इम्पेडिमेंट। एक कोई बाधा, इम्पेडिमेंट आती है जो लड़के को अपनी ड्रीम गर्ल गेट करने से यानी कि पाने से रोकती है, टेम्परेरीली रोकती है, क्योंकि हर मूवी के एंड में तो लड़की मिल ही जाती है लड़के को, लेकिन टेम्परेरीली, थोड़े समय के लिए, अंतरिम तौर पर उसे वो रोकती है, स्टॉप करती है गाय को, लड़के को, क्या, लड़की पाने से। हर बॉलीवुड मूवी की यही कहानी होती है। ऑल्दो शी हैज़ अ स्पीच इम्पेडिमेंट एंड कैन नॉट ऑलवेज क्लियरली एनंशिएट सम वर्ड्स, येट हर मैसेज एट द एंड ऑफ दैट डिबेट वॉज क्लियर। हालांकि वो ठीक से बोल नहीं पाती, क्यों? क्योंकि उसके स्पीच इम्पेडिमेंट है। कई लोग हकलाकर बोलते हैं, कई लोग अटक अटक कर बोलते हैं, तो इम्पेडिमेंट होता है, बाधा होती है बोलने में। तो हालांकि उसको स्पीच इम्पेडिमेंट है, यानी कि उसको बोलने में तकलीफ होती है, बाधा होती है, बाधाएं हैं, और वो हर समय क्लियरली एकदम स्पष्ट शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाती। इनंशिएट करना मतलब शब्दों का उच्चारण करना, वो इनंशिएट नहीं कर पाती, कैन नॉट नहीं कर पाती, राइट। कुछ वर्ड्स को इनंशिएट नहीं कर पाती, ढंग से बोल नहीं पाती, लेकिन उसके बावजूद, येट मतलब बावजूद, उसका जो मैसेज था उस डिबेट मतलब होता है जब दो लोग मिलकर डिबेट करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, अपने विचारों को रखते हैं कि किसके विचार ज़्यादा ऊपर रहेंगे, ज़्यादा प्रबुद्ध रहेंगे। तो लेकिन डिबेट के अंत में जो उसने संदेश दिया, जो मैसेज दिया, वो एकदम स्पष्ट था, एकदम क्लियर था। अगला शब्द है डिपार्ट। डिपार्ट के कई मीनिंग होते हैं, जैसे कई बार आपने सुना होगा डिपार्टेड सोल। मैं जो डिपार्टेड सोल मतलब जो मर गया अभी अभी, सोल मतलब आत्मा, डिपार्टेड मतलब जो अभी अभी चला गया। टू स्टॉप लिविंग, स्टॉप लिविंग मतलब जो मर गया, जिसने जिंदा रहना छोड़ दिया। डिपार्टेड सोल यानी डिपार्टेड मतलब चले जाना, संसार को छोड़ जाना। डिसीज मतलब मरा हुआ, कहते हैं ना, ही इज द डिसीज्ड। नेवर स्पीक बैड वर्ड्स अबाउट द डिसीज्ड, जो मर गया उसके बारे में कभी गलत मत बोलो। नेवर स्पीक बैड वर्ड्स अबाउट द डिसीज्ड। डिसीज, जो डिसीज कर गया वो हो जाता है डिसीज्ड, एक्सपायर हो गया। एक्सपायर, एक्सपायर मतलब जिसकी एक्सपायरी हो गई, तो ये फिजिकल चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है एक्सपायर। दवाई की एक्सपायरी हो जाती है, दवाई एक्सपायर हो गई। सकम, सकम मतलब मर जाना, दम तोड़ देना, तो सकम मतलब होता है दम तोड़ देना, घुटने टेक देना परिस्थिति के आगे। डिपार्ट का एक मतलब होता है भटक जाना, अपने रास्ते से भटक जाना। टू वंडर फ्रॉम अ डायरेक्ट और स्ट्रेट कोर्स, कोर्स मतलब रास्ता, कहते हैं ना कोर्स करेक्शन। कोर्स करेक्शन मतलब अब रास्ता भटक गए तो उसको वापस आइए रास्ते पे, सही रास्ते पे दोबारा आइए, कोर्स करेक्शन करिए। तो रास्ते से भटक जाना, डिपार्ट कर जाना। या इसका एक मतलब होता है किसी जगह को छोड़ना, किसी जगह को छोड़ना कोई नई जर्नी शुरू करने के लिए, कोई नई यात्रा शुरू करने के लिए। तो डिपार्ट का मतलब क्लियर है। डिपार्ट से वर्ड बनता है डिपार्चर। अगर आप भारत के एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो क्या लिखा होता है? डिपार्चर या अराइवल। यानी या तो आप डिपार्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं कोई जगह छोड़ के, रवाना हो रहे हैं या विदाई ले रहे हैं, या अराइव कर रहे हैं। अराइव मतलब इसका उल्टा, एंटोनिम। अराइव कर रहे हैं मतलब वहाँ पे आ रहे हैं। तो आने वाले यात्री अराइवल, जाने वाले डिपार्चर में जाएंगे। डिपार्ट कर रहे हैं, डिपार्ट से डिपार्चर बना। तो इसके कई सिनोनिम हो सकते हैं, अब डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का वर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल रवाना होना या विदाई लेना। डेजर्ट, डेजर्ट मतलब किसी चीज़ को छोड़ना, डेजर्ट करना। कहते हैं ना आपने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया, यानी मंझदार में छोड़ दिया। डेजर्ट, आपने मुझे डेजर्ट कर दिया, मुझे छोड़ दिया, विदाई ले ली मेरे से। वेकेट करना, वेकेट करना मतलब बिल्डिंग वेकेट कर दो, बिल्डिंग खाली कर दो, छोड़ दो, डिपार्ट कर दो। या टेक वंस लीव, किसी से अनुमति लेना। किसी से अनुमति लेना मतलब जाने की। टेक वंस लीव कि मैं आपसे लीव लेने आया हूँ, मतलब आपकी इजाज़त है, आपसे रुखसत लेने आया हूँ। दूसरा डिसीज मतलब मर जाना, एक्सपायर हो जाना, सकम, ये तो हम आसान है। फिर डेविएट, डेविएट मतलब भटक जाना। डेविएशन, मैं पथ से जा रहा था सीधा सीधा, लेकिन अचानक मैं भटक गया अपने रास्ते से। डाइवर्ज कर जाना, डाइग्रेस कर जाना। अगेन सबका मतलब एक ही है, भटक जाना। आप अपनी बात से डाइग्रेस क्यों कर रहे हैं? आप टॉपिक पे ही रहिए।
जिस टॉपिक पे हम आपसे बात कर रहे हैं आप उसी पे रहिए। आप डाइग्रेस क्यों कर रहे हैं? आप इधर उधर क्यों जाते हैं? घुमाते क्यों हैं बात को? सीधा सीधा बोलिए, डाइग्रेस मत करिए, सीधा सीधी बात करिए, ड्रिफ्ट मत करिए, ठीक है ना, ड्रिफ्ट मत करिए। तो ये सारे जो शब्द हैं ये एक ही हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा? अराइव मतलब आ जाना, सेटल मतलब या तो उस जगह को छोड़ के जाएंगे या वहाँ पे सेटल हो जाएंगे, तो ये उसका उल्टा हो गया। सेटल हो जाना मतलब किसी जगह पे बस जाना, निवास करना। रिवाइव, या तो आप किसी जगह को छोड़ देंगे कि वो जगह रहने लायक नहीं है, या उसको रिवाइव करेंगे यानी कि पुनर्जीवित करेंगे। या तो कोई व्यक्ति मर जाएगा, डिपार्ट कर जाएगा, या रिवाइव हो जाएगा। रिवाइव मतलब उसको आरोग्य मिल जाएगा, उसकी सेहत दोबारा ठीक हो जाएगी, रिवाइव हो जाएगा, पुनर्जीवित हो जाएगा। फ्लरिश, फलेगा फूलेगा, या तो मर जाएगा या फलेगा फूलेगा, फ्लरिश करेगा या थ्राइव करेगा। फ्लरिश और थ्राइव दोनों का मतलब होता है फलना फूलना। प्रॉस्पर मतलब भी होता है आपकी शक्ति बढ़ना, फलना फूलना, राइट। तो ये सारे इसके उल्टे हो गए। एग्जाम्पल देखते हैं। अनेबल टू वॉच हर सन डिपार्ट फॉर वॉर, द ग्रीविंग मदर टर्न्ड अवे फ्रॉम द बस। उसका जो बेटा है वो युद्ध के लिए जा रहा था, डिपार्ट कर रहा था, ठीक है, युद्ध के लिए जा रहा था, रवाना हो रहा था। तो ग्रीविंग मदर, तो ऑब्वियसली मदर को छोड़ के जाएगा बॉर्डर पे। तो जो ग्रीविंग मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा जो रो रही थी, ग्रीव कर रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी, संकट में जो मदर थी, माँ थी, वो बस को देख नहीं पाई जाते हुए, तो वो बस से दूर चली गई। द नेक्स्ट परफॉर्मेंस विल बी अ स्पेशल ट्रिब्यूट टू दोज मेंबर्स ऑफ मोशन पिक्चर्स हु हैव डिपार्टेड ओवर द लास्ट ईयर। अगला जो परफॉर्मेंस होगा, कहीं पे कुछ फंक्शन हो रहा होगा, कुछ समारोह हो रहा होगा, तो जो परफॉर्मेंस होगा, अगला परफॉर्मेंस कोई अनाउंसमेंट कर रहा है कि अगला परफॉर्मेंस उनको समर्पित होगा, उनको ट्रिब्यूट मतलब समर्पित या श्रद्धांजलि। किनको? उन लोगों को जो हमारी कंपनी मोशन पिक्चर में काम करते थे और जो पिछले साल डिपार्ट हो गए, मतलब पिछले साल जो मर गए या चले गए दुनिया छोड़ के, उनको समर्पित है अगली परफॉर्मेंस। The outcomes consequently departed from the original design and differed from state to state with mixed result. आउटकम मतलब होता है नतीजा। तो नतीजे जो हैं वो जो ओरिजिनल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो ओरिजिनल डिज़ाइन था उससे अलग थे। डिपार्ट यानी वही भटक रहे थे हर राज्य में, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, यानी सरकार ने कोई योजना चलाई और हर राज्य में अलग नतीजे मिल रहे हैं उसके। तो द रिजल्ट्स, द आउटकम्स वर डिपार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिनल डिज़ाइन। जो सोचा था इस स्कीम को शुरू करते वक्त वैसा हुआ नहीं। नेक्स्ट है बायंट। ये आखिरी शब्द है हमारा बायंट, और बहुत प्यारा शब्द है बायंट। बायंट मतलब होता है तैरता हुआ, एबल टू अफ्लोट, या इसका एक मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश मिजाज, जिंदा दिल व्यक्ति। बायंट एडजेक्टिव है, किसी व्यक्ति की विशेषता है बायंट, या किसी वस्तु की विशेषता है। अगर कोई चीज़ तैर रही है तो आप बोलेंगे इट इज़ बायंट। आपने बैंक से 1 करोड़ रुपए का कर्जा क्यों लिया बताइए? अजी इसलिए लिया, आई वॉन्ट टू कीप माई कंपनी बायंट, यानी कि मैं अपनी कंपनी को तैरता हुआ। अब यहाँ पे तैरता हुआ क्या मतलब क्या है? मैं अपनी कंपनी को बायंट रखना चाहता हूँ, मतलब चलता हुआ रहना चाहता हूँ। मेरी कंपनी डूब ना जाए, चलती रहे। मुझे पैसा चाहिए था, लोगों की सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए था। सो आई वॉन्टेड टू कीप माई कंपनी बायंट, इसलिए मैंने बैंक से 1 करोड़ रुपये का कर्जा लिया। इस सेंस में भी यूज़ होता है बायंट। लाइट हार्टेड, चित्त प्रसन्न, मन प्रसन्न, बहुत ही लाइट हार्टेड व्यक्ति है, बहुत ही खुश मिजाज। लाइवली, जिंदा दिल, लाइवली, बहुत ज़्यादा प्राण, एक तरह से लाइवली, लाइफ बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ऊर्जावान। ब्लित्सम मतलब भी होता है ऊर्जावान, बहुत ज़्यादा जिंदा दिल, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज व्यक्ति, हमेशा हंसता हुआ, हमेशा मुस्कुराता हुआ, हमेशा दूसरों को तसल्ली देता हुआ। इसका उल्टा क्या होगा? ग्लूमी मतलब सैड, दुखी। मोरोज मतलब बहुत ज़्यादा दुखी। सल्की मतलब वही बहुत ज़्यादा दुखी, तनाव में, दुख में, पीड़ा में, निराशा में, कोई आशा ना बची हो, निराशा, गैर आशावादी, वो हो गया इसका उल्टा। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन द स्टॉक मार्केट हिट अ हाई रिकॉर्ड, बायंट इन्वेस्टर्स स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग। जब स्टॉक मार्केट ऊपर गई तो लोगों को फ़ायदा हो गया होगा, हो जाता है। तो जो इन्वेस्टर थे, निवेशक थे, बायंट मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे, वो सेलिब्रेट करने लगे, वो खुशी मनाने लगे। वाटर प्रोवाइड्स बायंसी विच एलिमिनेट्स द जॉइंट एंड लिगामेंट स्ट्रेस दैट ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम हाई इंपैक्ट एरोबिक एक्टिविटीज़। एरोबिक एक्टिविटी मतलब एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना। तो व्यायाम करते वक्त आप ऑक्सीजन लेते हैं, तो व्यायाम जो भी करता है उसको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि पानी क्या करता है, हमारे जो जोड़ हैं और जो हमारे लिगामेंट हैं, ठीक है, लिगामेंट वो होता है जहाँ पे 2 हड्डियाँ मिलती हैं, उनको जोड़ता है लिगामेंट। तो जो हमारे लिगामेंट हैं वहाँ पे पानी बायंसी प्रोवाइड करता है, यानी वेट कम करता है। हमारे जोड़ और लिगामेंट पे जो भार पड़ता है व्यायाम करने से वो कम करता है। तो व्यायाम करने वालों को पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए।
राइट, बायंट। चलिए अब हम करते हैं आज का पैराग्राफ। हेयर इज एन इंटरेस्टिंग एनेक्डोट। मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प यानी इंटरेस्टिंग रुचिकर एनेक्डोट कहानी सुनाता हूँ, छोटी कहानी, ठीक है। जय, एक लड़का था जय। जय हैड अ कॉस्मोपॉलिटन अप्रोच टू लाइफ। जय का जो दुनिया को देखने का नज़रिया था वो बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन था। समझ गए आप? कॉस्मोपॉलिटन बहुत ही ज़्यादा आधुनिक, बहुत ही ज़्यादा पूरी दुनिया में जो अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग कल्चर, बहुत ही ज़्यादा घूमने फिरने वाला, उस तरह का लड़का था जय। ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स बिकॉज ही हैड नेवर बोर्डेड अ शिप बिफोर। वो कहीं जहाज पे जा रहा था, हाई स्पिरिट में था मतलब बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि वो कभी भी ज़िंदगी में कभी किसी जहाज पे चढ़ा नहीं था। बोर्डेड अ शिप मतलब जहाज पे ना चढ़ा होना, तो उसने कभी भी किसी शिप को बोर्ड नहीं किया था, मतलब किसी जहाज पे वो चढ़ा नहीं था, कभी किसी जहाज से दुनिया की यात्रा नहीं की थी। ही वॉज गोइंग टू द US थ्रू सी रूट फॉर द फर्स्ट टाइम। वो अमेरिका जा रहा था पानी के रास्ते से, जहाज के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से। सी रूट मतलब समुद्र का रास्ता, पहली बार। देयर ही सॉ अ गर्ल हु सीम्ड डिस्ट्रेस्ड एंड वॉज अबाउट टू जंप इन टू द सी। जहाज पर उसने एक लड़की देखी जो बहुत तनाव में थी। सीम डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब तनाव में होना, और वो पानी में कूदने वाली थी। वॉज अबाउट टू जंप इन टू द सी। ही इन नो टाइम इंटरवीन्ड एंड आस्क्ड हर अबाउट द मैटर। उसने बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं किया। इन नो टाइम, नो टाइम मतलब एकदम समय व्यर्थ नहीं किया। इंटरवीन यानी हस्तक्षेप किया वहां पे, और उस लड़की से पूछा कि क्या मामला है। डिस्ट्रॉट ओवर हर एंगेजमेंट शी वांटेड टू कमिट सुसाइड। उस लड़की ने उसे बताया कि उसकी सगाई हो चुकी है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा तनाव में है, डिस्ट्रॉट है, उदासीन है, टूट चुकी है, और वो सुसाइड करना चाहती है। यानी शायद जिस लड़के से वो सगाई करना चाहती थी उससे नहीं हो पाई। जय एडवाइज हर टू कंटेम्पलेट ओवर दैट प्लान अगेन। जय ने उसे कहा, उसे सलाह दी, एडवाइस किया कि वो दोबारा सोचे, कंटेम्पलेट करे, चिंतन करे कि वो क्या कर रही है। शी एग्रीड टू ड्रॉपिंग द आइडिया ऑफ सुसाइड। उस लड़की ने फिर सुसाइड का जो आइडिया है वो ड्रॉप कर दिया, यानी कि सुसाइड फिर नहीं किया, अपना विचार त्याग दिया। ही देयरफॉर सेव्ड द लाइफ ऑफ दैट गर्ल इन देयर फर्स्ट एवर रॉन्डेवू। उसने इस तरह से उस लड़की की पहली ही मुलाकात में जान बचाई। पहली मुलाकात मतलब फर्स्ट एवर रॉन्डेवू। सडनली सम सॉर्ट ऑफ एन इम्पेडिमेंट हॉल्टेड दैट शिप कॉजिंग इट्स वॉल्स एंड लोअर कंपार्टमेंट टू ब्रेक। अचानक एक, वो जहाज जो जा रहा था, अचानक एक बाधा आई, इम्पेडिमेंट यानी रुकावट आई, उस वजह से वो जहाज रुक गया। हॉल्ट हो गया मतलब रुक गया। और जो जहाज की दीवारें हैं, वॉल एंड लोअर कंपार्टमेंट, जहाज का जो निचला हिस्सा है वो टूट गया, ब्रेक हो गया। सून द वाटर लेवल सर्ज्ड इनसाइड द शिप। अचानक जहाज के अंदर पानी सर्ज करने लगा, मतलब बहुत तेजी से बढ़ने लगा। एंड इट स्टार्टेड सिंकिंग, और वो डूबने लगा। बट समहाउ दे मैनेज टू अलाइट फ्रॉम द सिंकिंग शिप एंड गेट ऑन अ वुडन पैनल। लेकिन फिर भी उन्होंने ये मैनेज कर लिया, किसी तरह से वो वहां से डिसेंड कर गए, यानी बाहर निकल गए। अलाइट कर गए मतलब नीचे उतर गए। किससे? डूबते हुए जहाज से। सिंकिंग शिप, डूबते हुए जहाज से। और वो एक वुडन पैनल विच वॉज बायंट एनफ टू होल्ड वन पर्सन। और वो दोनों एक वुडन पैनल यानी लकड़ी के तैरते हुए एक पीस के ऊपर चढ़ गए जो तैर रहा था, बायंट था, लेकिन वो सिर्फ इतना ही बायंट था कि एक व्यक्ति का वजन झेल पाए। जय रिमेन्ड सबमर्ज्ड इनसाइड वाटर एंड डाइड फ्रॉम हाइपोथर्मिया। जो जय था वो पानी के अंदर ही डूबा रहा लकड़ी के फट्टे को पकड़ के, और वो हाइपोथर्मिया से मर गया। हाइपोथर्मिया मतलब होता है जब आपके शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ठंड की वजह से। शी विद अ हैवी हार्ट डिपार्टेड फ्रॉम देयर एंड आफ्टर सम आवर्स गॉट रेस्क्यूड बाय अनदर शिप। जो लड़की थी उसने बहुत ही ज़्यादा हैवी हार्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा रोते तड़पते हुए वहाँ से वो निकली फिर जैसे तैसे, और एक और जहाज आया, उसने उसको रेस्क्यू कर लिया, यानी उसे बचा लिया। तो ये कहानी किसी फिल्म से मिलती जुलती है, ये आप समझ गए होंगे किससे। मैंने यहाँ पे जैक का जय कर दिया, बस इतना फ़र्क है। चलिए अब हम देखते हैं वर्ड्स। सबसे पहले सर्ज। सर्ज मतलब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होना, तो इसका उल्टा क्या हो गया? उल्टा हो गया ड्विंडल। ड्विंडल मतलब कोई चीज़ कम होना, घटना। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का सिमिलर मीनिंग बताइए। इम्पेडिमेंट मतलब बाधा, तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा? कैटालिस्ट तो उल्टा होता है, असिस्टेंस उल्टा होता है, एड उल्टा होता है, तो ये हो गया एनकम्ब्रेंस। एनकम्ब्रेंस मतलब भी होता है बाधा डालना। डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट मतलब दुखी, बहुत ज़्यादा तनाव में। एंटोनिम क्या होगा इसका? एंटोनिम इसका होगा अनपर्टर्ब्ड, यानी कि जिस पे कोई फर्क ही ना पड़े, अनडिस्टर्ब्ड। कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट का एंटोनिम क्या होगा? कंटेम्पलेट मतलब विचार करना, तो रूमिनेट तो सिमिलर हो गया। मेडिएट भी, मेडिटेट या मेडिएट, मेडिएट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, मेडिएट यहाँ पे नहीं आता। मेडिएट मतलब होता है दखल देना, तो डिसरिगार्ड यानी कि इग्नोर कर देना, ये इसका उल्टा हो गया। तो आंसर है सी, डिसरिगार्ड। कॉस्मोपॉलिटन का सिनोनिम बताइए, ठीक है। ग्लोबल, ग्लोबल ही हो गया सिनोनिम। कॉस्मोपॉलिटन मतलब वैश्विक, ग्लोबल, यूनिवर्सल, इंटरनेशनल। तो आसान था हमारा क्विज आज का। तो
ये था हमारा क्विज, ये था वीडियो नंबर 20। बहुत जल्दी मिलेंगे वीडियो नंबर 21 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।